स्टार्ट करते हैं। वर्ड वापस ओपन कर लेते हैं और वर्ड पे लास्ट टाइम जो हमने देखा था एमएस वर्ड के बारे में जाना था कि एमएस वर्ड एक डॉक्यूमेंट एडिटर है। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि न्यू में जा करके ब्लैंक फाइल कैसे ओपन करते हैं, उस पर कैसे टेम्पलेट बनाते हैं। फाइल में जाके मैंने न्यू पे मैंने बताया था कि किस तरीके से, और ये पहले से सर बनी ये बनाई सब। फाइल है तो ओपन करने का, तो ये तो हो चुका है हमारा। ठीक है, हाँ, आगे हो तो जाएगा एक, सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं कि वापस आ जाते हैं और कोई चीज़ ओपन कर लेते हैं। सपोज यही है साइबर सेफ्टी नोट्स, फिर ओपन कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी, उसको हम फुल फ्लैश स्क्रीन पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है जो कि ओपन है ऑलरेडी, साइबर सिक्योरिटी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी पे सपोज ये हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें हमने जो कवर किया था वो क्लिपबोर्ड एरिया कवर किया था, जिसमें मैंने पेस्ट करना बताया था कि किस तरीके से आप यस कट सर। कॉपी पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फिर यस हमने सर। फॉन्ट स्टाइल लगाना बस देखा था, साइज बढ़ाना देखा था कि किसी टेक्स्ट का साइज हम बैकग्राउंड। कैसे बढ़ा। हाँ, हमने बैकग्राउंड में कलर कैसे लगाते हैं ये मैंने दिखाया था। तो मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे और अगर यहाँ पर बैकग्राउंड का पैराग्राफ में एक ऑप्शन आता है, ये बकेट का सिंबल होता है, एक बाल्टी बनी होती है, एक बकेट होता है, उससे आप जो भी सिलेक्ट कर लेंगे तो वो ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। इससे यस। इससे टेक्स्ट के फ्रंट पे कलर नहीं आता है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर आता है। ठीक है, तो और एक हाइलाइटर का वो वाला काम करता है। हाँ, हाइलाइटर यहाँ पर है ए बी। और हाँ। ए बी के नीचे जहाँ ब्रश बना होता है ये हाइलाइटर का काम करता है। अगर हमें ऊपर वाले टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो ए के नीचे ये कलर दिया होता है। मैंने बताया था कि इस पे से आप कलर सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी। हाँ, ये तो हमेशा मैंने बहुत। एक चीज एक ध्यान रखने के लिए मैंने बात बताया था कि जब भी आप बैकग्राउंड में लाइट कलर ले तो ऊपर हमेशा डार्क कलर ले, ताकि उसका इफेक्ट आपको दिखाई दे होता हुआ, यस सर। कलर चेंज होता हुआ। लाइट पे लाइट कलर ना लें, डार्क पे डार्क कलर ना लें, नहीं तो फिर उसमें वर्ड की दिखेगा कोई ही नहीं। गलती नहीं है। हाँ, वो उसमें वर्ड की कोई गलती नहीं है, उसमें सिर्फ आपकी गलती होगी, क्योंकि जब आप लाइट पे लाइट कलर चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो दिखाई नहीं देगा। तो ये बस एक चीज को ध्यान रखना है। सपोज मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पास एक बुक है, उसमें मुझे ये वर्ड हाईलाइट करना है, इंटरनेट स्कैम। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके लिए यहाँ पर ये हाईलाइटर होता है, मैंने बताया था। तो हाईलाइटर सपोज मैंने दूसरे कलर से कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये येलो कलर यूज कर रखा है, तो ये इसमें मिक्स ना हो जाए इसलिए मैंने ये दूसरा कलर कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर सपोज ये जो साइबर सेफ्टी लिखा हुआ है, ये मैं चाहता हूँ कि नहीं इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा ये अलग ही लुक में आए। ठीक है, एक तो हमारे पास ये फॉन्ट का ऑप्शन था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लिख सकते थे, लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं, मैं कुछ आर्टिस्टिक फॉर्म में इसमें लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे 3D टाइप में थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है फॉन्ट में, एक लेटर बना होता है फॉन्ट में जस्ट ए। तो एक तो ये कलर वाला ए होता है जिससे हम फ्रंट फॉन्ट का फ्रंट कलर चेंज करते हैं, और दूसरा ये ए होता है जो कि हॉलो टाइप का एक डिजाइन टाइप का बना होता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आर्टिस्टिक इफेक्ट आते हैं, तो दिख रहा है, तो ये यहाँ पर ए दिख रहा है, ये जो अलग अलग डिजाइन हैं। तो आप इस तरीके का लेना चाहते हैं, इस तरीके का या इस तरीके का, या आप चाहते हैं कोई चीज ऐसा जिसके आउटलाइन हो, या फिर शेडो हो, शेडो का मतलब परछाई पड़े, जैसे मैंने ए लिखा तो उसके जो भी लिखा उसके पीछे उसकी परछाई आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ सपोज, और मैं अब लिखना शुरू करता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइबर सेफ्टी। ठीक है, तो दिख रहा है इसके पीछे ये परछाई टाइप की आ रही है हल्की सी। और इसके यस साइज को सर। थोड़ा सा बढ़ा दो, ये इफेक्ट्स आप हाँ यहाँ से सर, एक दिख बार रहा है। टेक्स्ट, हाँ इसके बाद एक टेक्स्ट लिखने के बाद आप चाहें तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको बेटर दिख रहा है। तो ये सब आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जब प्रोजेक्ट वोजेक्ट में ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। जैसे फ्रंट पेज का जो डिजाइन होता है जिसपे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, कि सपोज मैंने लिखा कि ये मेरा ये प्रोजेक्ट है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर सपोज न्यूरल नेटवर्क है, तो अब जो पहला पेज बनता है जिसपे सिर्फ न्यूरल नेटवर्क लिखा जाता है, वहां पे ये यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बना के दिखाऊं, यहाँ पर एक और नया ले लेते हैं फाइल। तो सपोज एक मान के चलते हैं कि हम प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं, तो हमने ये एक ब्लैंक फाइल ली और इस पे हम चाहते हैं कि नहीं ये जो हमारा पेज होगा, यहाँ पर लिखा होगा प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे लिखा होगा न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहली चीज तो इसको मैंने बताया था कि कोई भी इफेक्ट लगाने से पहले आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो माउस से आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट माउस क्लिक कर करके, और आप ड्रैग करेंगे किसी भी तरफ, ड्रैग मतलब खींचना होता है, जब खींचेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट। या दूसरा तरीका है, अगर पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए।
कंट्रोल और ए अगर आप एक साथ दबाएंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका वर्ड का सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैंने इसका साइज इंक्रीज कर लिया थोड़ा, क्योंकि मुझे इसको प्रोजेक्ट का टॉपिक बनाना है, तो मुझे ये इस पेज पे सिर्फ यही लिखना है। जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम बेसिकली इसी तरीके से करते हैं कि हम पूरा पेज पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और मीडियम में ले आते हैं पेज के, ठीक है। तो ये पेज के थोड़ा सा सेंटर में आ गया है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल पे इस पर अप्लाई करेंगे। सपोज मुझे ग्लो वाला चाहिए कि कुछ ग्लो करता हुआ हो, जिसमें जो लिखा हो वो ग्लो करे, हाईलाइट इस तरीके से कुछ। मैं ऐसा भी ले सकता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क लिखा हो और ये ग्लो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है तब तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ले सकते हो। कलर्ड नहीं निकालना है तो आपको इस तरीके का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो टेक्स्ट है उसके साथ जो ये कलर साइड में आ रहे हैं ये ब्लैक आ जाएगा। अगर आपको कलर नहीं निकालना तो आप इस तरीके का नॉर्मल ले सकते हो, कोई जिसमें थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन वाला मैंने बता ही दिया है कि जो शेडो या फिर आप परछाई के साथ चाहते हैं वो आ जाएगा, आउटलाइन आ जाएगा। इसके अलावा नंबरिंग के स्टाइल में, नंबर में भी स्टाइलिंग है अलग अलग तरीके की। और इसके अलावा जो है बहुत सारे हैं, जैसे ये आपने ये स्टाइल लगा लिया तो इसमें से वो दिखाएगा कि वो किस तरीके का चाहिए आपको। जैसे न्यूरल नेटवर्क एक ही में चाहिए तो आप इस तरीके से डिफॉल्ट वाला है, ये चाहिए तो ऐसा डिजाइन आ जाएगा। एक ऐसा डिजाइन है, एक ऐसा है, तो अलग अलग डिजाइन से आप अप्लाई करके यहाँ से देख सकते हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है जहाँ से हम ये इसको एक तरीके से, पहले पुराने वर्जन में इसको वर्ड आर्ट कहा जाता था, वर्ड आर्ट, वर्ड को लिखने का तरीका। लेकिन अभी यहाँ पर ये नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल में है। अभी ये पूरा पूरा वर्ड आर्ट नहीं है, वर्ड आर्ट का एक और फॉर्मेट है जो कि अभी आगे में हम लोग देखेंगे जब इंसर्ट पे आएंगे। तो अभी हम लोग होम टैब को देख रहे हैं। तो होम टैब में जो चीजें आ रही हैं उसमें हमने क्लिपबोर्ड कवर किया है। क्लिपबोर्ड का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर के मेमोरी का ऐसा हिस्सा जहां पर जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को कट करते हैं तो वो एक्चुअल में कहाँ जाता है, कहाँ सेव होता है, वो क्लिपबोर्ड में सेव होता है। तो क्लिपबोर्ड है क्या, वो क्लिपबोर्ड एक तरीके का प्राइमरी मेमोरी है जो कि डेटा को टेम्परली स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि क्लिपबोर्ड रीराइटेबल है, कंप्यूटर की रीराइटेबल मेमोरी है। मतलब अगर हमने एक बार हमने न्यूरल कट किया और उसके बाद अगर हमने नेटवर्क कट कर लिया तुरंत ही, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें एक गड़बड़ी ये है कि जब अगर आप पेस्ट करेंगे, सपोज में कंट्रोल वी शॉर्टकट है जो कि पेस्ट करने का, अगर पेस्ट पेस्ट करता हूँ तो सिर्फ नेटवर्क वापस आएगा, क्योंकि जो ये रिसेंट रीराइटेबल, कट किया। जो लास्ट में कट किया है वो पिछले वाले, उसके पहले वाले को ओवरराइड कर देता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सबसे लास्ट में कट किया जाता है वो उससे पहले वाले को ओवरराइड कर देता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज को, गलती को याद रखिएगा। वैसे इस गलती को एक सुधारने का तरीका भी है कि आप क्या करें, कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस कर दें, ठीक है। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये अंडू करता है, ठीक है। अंडू का मतलब होता है कि हम एक एक स्टेप करके पीछे जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वर्ड के अंदर कम से कम 50 टाइम्स आप बैक जा सकते हैं, 50 बार पीछे जा सकते हैं। 50 बार से ज्यादा पीछे नहीं जाएगा, 50 बार से ज्यादा आगे नहीं जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 50 टाइम्स बैक, 50 टाइम्स फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जनरली लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू वगैरह का बहुत अच्छा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आप कितनी गलतियां अपनी सुधार सकते हैं। वो हो सकता है कि आपसे इस तरीके से पूछे कि कितनी गलतियां आप सुधार सकते हैं वर्ड में, तो आप कहेंगे कि सर 50 मिस्टेक्स तो मैं अपनी सुधार सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं 50 टाइम्स पीछे जा सकता हूँ, 50 टाइम्स आगे जा सकता हूँ, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड एरिया कवर। और इसके बाद हमने यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन और ये जो है क्रॉस स्ट्राइक जिसे कहते हैं वो हमने कर ली, देख लिया। फॉर्मूला लगाना हमने देख लिया है, और हमने फॉन्ट के स्टाइल चेंज करना देख लिया है। हमने यहाँ पे ये देख लिया है कि ये जो है सेंटेंस केस में कब करते हैं, कब हम जो है उसको लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी चीज को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन आता है, सारा ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर पूरी पूरी फॉर्मेटिंग अचानक हटानी हो तो ये फॉर्मेट रिमूवर, एक रबर का साइन होता है एक के ऊपर, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा पूरा फॉर्मेटिंग उसकी हट जाएगी। जैसे ये देखिए न्यूट्रल, अरे न्यूरल जो है वो उस फॉर्मेट में चेंज हो गया जैसे कि वर्ड का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, जो कि जब भी वर्ड में से वर्ड आप खोलेंगे तो 11 साइज और कैलिबरी सिलेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड होता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप अचानक एक बार में सारी फॉर्मेटिंग हटा देना चाहते हैं, मतलब सपोज आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग लगाई लेकिन अब आपको लग रहा है कि सारा बेकार हो गया, तो अगर आप एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा कि एक पहले कलर हटाया फिर वो हटाया, बैक मतलब कंट्रोल जेड अगर आप दबाते जाएंगे तो टाइम लगेगा। मैंने बताया कि 50 स्टेप्स अगर बैक आना होगा तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। 50 टाइम्स कीबोर्ड प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। उससे बेटर है कि अगर फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप सेलेक्ट करिए जिस चीज की हटानी है और यहाँ पे आप
इस तरह पर वाले क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, देखिए इसके नीचे लिख के भी दिखा रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो अगर आप इसको क्लिक कर देंगे एक बार में, तो एक बार में सारी फॉर्मेटिंग चली जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये हमें समझ में आ गया। तो जब ये प्रोजेक्ट के जो आप पेजेस सिंगल सिंगल पेजेस बनाएंगे जो बाकी प्रोजेक्ट में आगे की तरफ लगते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आगे क्या है, क्या डिजाइन है या कोडिंग है आगे, या फिर हमने मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड वो लिख रहे हैं हम, या हम प्रोजेक्ट का टाइटल लिख रहे हैं, या हम एक्नॉलेजमेंट का पेज बना रहे हैं, तो वो सारे पेजेस आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका अगर हम साइज नॉर्मल कर दें, ठीक है, तो हम वापस आते हैं और क्या करते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ से फिर से वापस ऊपर की तरफ आ जाते हैं पेज के स्टार्टिंग। तो अब हमारा ये सेक्शन खत्म हो गया। अब हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है पैराग्राफ। तो यहाँ पर वर्ड में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सेक्शन वर्ड ने बना रखा है। क्लिपबोर्ड का एरिया अलग बना रखा है, फॉन्ट का एरिया अलग बना रखा है, पैराग्राफ का अलग बना रखा है, स्टाइल्स का अलग बना रखा है। तो ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर कोई एरिया बनाया गया है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जितने भी टूल्स आपको मिलेंगे वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैसे कि हमारा पहला एरिया क्लिपबोर्ड, तो क्लिपबोर्ड में क्या है, अगर मैंने कोई चीज लिखा, सपोज मैंने लिखा टेक्स्ट, हम लिख रहे हैं टेक्स्ट। तो अब जब टेक्स्ट में अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो या तो आप कट करेंगे, या तो आप कॉपी कर सकते हैं, या उसका फॉर्मेट पेंटर उसी का फॉर्मेट किसी और टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं, या तो आप जब कट करेंगे तो आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी करेंगे तब भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कट कॉपी आप इसीलिए कर रहे होंगे क्योंकि आप पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये टूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको क्लिपबोर्ड एरिया में रखा गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ इस तरीके से। मैं इस तरीके से ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब स्टार्टिंग में लोग वर्ड सीखते हैं, एमएस वर्ड, तो ये सारी चीजें नहीं बताई जाती जो कि इस सीखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें जान लेने से फायदा क्या होता है, आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाएं, इससे फायदा ये होता है जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी समूह की चीजों को, किन्हीं कुछ टूल्स को एक साथ ग्रुप में इसलिए रखा जाता है ताकि उससे रिलेटेड जब आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा सर्च ना करना पड़े, वर्ड में आपको ढूंढने में समय ना लग जाए। और ये फायदा बाद में क्या होता है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कट का काम कर रहा हूँ और आपको ये पता रहेगा कि वो सारे टूल्स एक ही जगह होते हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको ये पता होगा कि ये कट कर लिया है तो यहीं पे पेस्ट होगा आसपास के। ठीक है, सो यू मतलब कि आपको इन सारे टैब्स में जा जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जिसको नहीं आता होगा उसे वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जा करके एक एक करके ढूंढना शुरू कर देगा। वो एक ही काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा। हो सकता है कि वो कर ले जाए, लेकिन वो कितनी देर में करके देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप जब भी कहीं काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ करेंगे, तो वहां पर एक टाइम डिसाइडेड होता है, एक समय डिसाइडेड होता है। कंपनी में काम करिए या फिर कॉलेज में काम करिए, जब आपको एक टास्क दे दिया जाएगा तो कॉलेज भी अगर आपको प्रोजेक्ट देता है तो वो एक ड्यूरेशन के लिए देगा कि आप इतने दिन के अंदर खत्म करिए। ठीक है, दोस्तों ये दिस इज एडवांटेज। अब क्विकली वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे नॉर्मल हमने एक टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे लिस्ट बनानी है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई चीज मुझे मेंशन करनी है। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और मैं एक इसकी लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ में जब जब जाएंगे आप, तो अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें आप कोई नंबरिंग नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ बस एक आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसके साइड में एक छोटा सा डाउन साइड का एरो बना होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आता है, ये बुलेट आता है, राउंड वाला सर्किल आता है, कर लिया जाता है। इनको बुलेटेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार क्विकली इसको बता देता हूँ, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है कि ना ट्राई किया हो। तो एक बुलेटेड लिस्ट है, इसे कहा जाता है बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट इसके मतलब कि ये, इसको आप कह सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है, मतलब जरूरी नहीं कि कोई कोई मेन्यू में जो आइटम आपने लिखा है वो पहले लिख दिया बाद में लिख दिया। सपोज मैंने रीजन्स के नाम लिखना स्टार्ट किए, तो एक नॉर्थ रीजन हो जाएगा, एक ईस्ट रीजन हो जाएगा, एक साउथ रीजन हो जाएगा, और एक वेस्ट रीजन हो जाएगा। अब इस लिस्ट में आपको एक चीज दिख रही होगी कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं फॉलो किया है, जबकि लिखना मुझे क्या चाहिए था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर फॉलो कर रहा होता तो इसमें अगर आपने इसको ऊपर नीचे भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने हेडिंग क्या डाला हुआ है, रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रीजन्स ये सारे ही रीजन है, और रीजन में कोई ऐसा ऑर्डरिंग नहीं है अभी यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर
कोई ऐसी चीज है जिसका ऑर्डर जरूरी है, ऑर्डर होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर आपने एक लिस्ट बनाई, जैसे मैंने लिख दिया योर क्वालिफिकेशंस, तो ये ऑर्डर में हो तो ही बेटर होता है, या तो असेंडिंग में रखिए आप या डिसेंडिंग रखिए, मतलब सबसे पहले आपने क्या किया क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पर आपको इसी के जस्ट बगल में एक ऑप्शन आता है नंबरिंग वाला, यहाँ पे आप नंबरिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने लिख दिया 10th, फिर मैंने लिख दिया 12th, फिर मैंने लिख दिया ग्रेजुएशन में सपोज मैंने लिख दिया बीबीए, फिर मैंने लिख दिया एमबीए, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया पीएचडी, ठीक है, ठीक है, सो ऑन। तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है, इसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। इस वाले को हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्टिंग, ठीक है। इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्टिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसी ऊपर वाले की स्टाइल इसी तरीके से रखना चाहता हूँ तो मैं फॉर्मेट पेंटर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मुझे यही फॉर्मेट रखना है इस वाले के लिए, योर क्वालिफिकेशन के लिए, तो मैं इस पर रखूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी सेम स्टाइल आ जाएगी जो ऊपर वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं बुलेटेड लिस्ट वाले में। मैंने तो बुलेटेड लिस्ट लगाना बताया आपको। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ आप जाएंगे तो आप राउंड सर्किल में भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई इमेज टाइप में ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन और आता है डिफाइन न्यू बुलेट्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ जाएं तो ये एक ऑप्शन होता है जो ज्यादातर कंपनीज में या फिर कभी किसी मतलब किसी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट बन रहा होगा तो वहां पर ये सिंबल्स अपने हिसाब से डिफाइन करके तब यूज करते हैं। वो लोग डिफॉल्ट सिंबल नहीं यूज करते हैं जो वर्ड में दिया होता है, ठीक है। तो जो अभी तक आपको ऊपर दिख रहा था वो सारे पहले से दिए दिए हुए होते हैं वर्ड में। ये किसी भी वर्ड की आपकी फाइल खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। अगर वर्जन पुराना होगा तो इसमें से एक आध नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बाकी सारे मिल जाएंगे। ये वाला ऑप्शन करते क्या है, कंपनी में जब आप यूज करते हैं तो वहां पर सिंबल या पिक्चर या फिर तो सिंबल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंबल्स आ जाएंगे जो नॉर्मली हम मैथ्स या बाकी जगहों पे यूज करते हैं। तो अगर आप मैथमेटिकल कोई चीज देना चाहते हैं तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, जैसे सिग्मा हो गया, या फिर कॉपीराइट का सिंबल देना चाहते हैं आप, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि कॉपीराइट, ये सी के ऊपर जो सर्किल बना होता है उसको कॉपीराइट सिंबल कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टी एम लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ट्रेडमार्क, जैसे किसी कंपनी का लोगो या किसी कंपनी का नाम, ठीक है। तो जैसे कभी टाटा का नाम कभी आप देखेंगे किसी कहीं बड़ा सा लिखा हो तो उसको अगर जूम करके आप देखेंगे ऑनलाइन या कहीं भी किसी कंपनी का तो नीचे छोटा सा टीएम लिखा होता है। टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क, मतलब व्यापार करने का निशान, ठीक है। तो वो व्यापार करने का निशान वो डिफाइंड होता है, ठीक है। तो वो जो आप कंपनी को मिला होगा वो तो यहाँ मिलेगा नहीं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप इसको कैंसिल करेंगे। इसी के बगल में एक ऑप्शन आता है पिक्चर वाला, ठीक है। तो अगर आप पिक्चर क्लिक कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ले जाएगा, अभी कनेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, सो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने कह रहा है। जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो इंटरनेट को ओपन कर देगा, ठीक है। तो वहां से जाकर के अपने कंटेंट को उठा सकते हैं, डाउनलोड कर, हाँ वहां से आप डाउनलोड करके उठा सकते हैं। वहां से डाउनलोड किया, वहां से जैसे आप ऑनलाइन सर्च करेंगे यहीं पे सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है, जैसे आप सर्च करेंगे तो वहां से उठा के यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी दिख रहा होगा कि सारा बुलेट का लिस्ट सब कुछ बाईं तरफ है, लेफ्ट अलाइनमेंट पे है। सारी चीजें जो भी चीजें हम लिख रहे हैं सब लेफ्ट पे आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप सेंटर या राइट भी कर सकते हैं इस बुलेट लिस्ट को। अगर सेंटर्ड कर देंगे तो ये इसके बीच में आ गया, दिख रहा है ये स्पेसिंग हो गई और ये सब प्रॉपर में उसमें ऑर्डर में आ गए, ठीक है। अगर इस पूरी चीज को मूव करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेंटर का ऑप्शन होता है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट वाला सिलेक्टेड होता है। मैंने एक चीज बताई थी कि कोई चीज आपको पता करना हो कि किसी पे फॉर्मेटिंग क्या लगी हुई है तो आप उस चीज को पूरा सेलेक्ट कर लो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो वो जो जो चीजें हाईलाइटेड दिखेंगी वो आपको दिखेगा। तो जैसे दिख रहा है बुलेटेड वाला दिख रहा है हाईलाइटेड, इसका मतलब इस पर बुलेटिंग लगाई गई है। और नीचे उसके जो है लेफ्ट अलाइनमेंट सिलेक्टेड है, मतलब सब कुछ बाईं तरफ दिखा हुआ। मिडिल में करना है तो मिडिल में आप कर सकते हैं, राइट पे करना है बिल्कुल तो राइट में कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन राइट पे करेंगे तो बुलेटेड एक बार बुलेट गड़बड़ाएगा क्योंकि आपने जो है स्पेसिंग ऊपर और नीचे वाले में सब गड़बड़ी कर रखी है, और जब सही करेंगे तब सही होगा। उसके अलावा एक ऑप्शन और होता है जिसको कहा जाता है जस्टिफाई। तो जब जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि सही जगह क्या है इसकी, ठीक है।
तो जस्टिफाई जब आप करेंगे तो क्या करता है सर, जस्टिफाई एडजस्ट कर देता है। जैसे अगर कहीं छोटी मोटी गड़बड़ियां हुई हैं तो उसको सही करके जिस जगह पर वो बिल्कुल फिट होना चाहिए प्रॉपर, वो जस्टिफाई कर देगा। ठीक है, लेकिन इसका कहीं से ये मतलब नहीं है जस्टिफाई का कि जस्टिफाई आपकी गलतियों को सही कर देगा, नहीं। जस्टिफाइड ये बताता है कि क्या प्रॉपर पोजीशनिंग है इसकी। उसके अलावा वर्ड में आपके पास पावर है, आप चाहें तो कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने करके देखा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को अलाइनमेंट देंगे। आप लेफ्ट भी दे सकते हैं, आप मिडिल में भी दे सकते हैं, आप राइट में दे सकते हैं। मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट या आप जो भी फाइल बना रहे हो उसमें कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है। जैसे बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि बहुत सारे मेन्यूज बने होते हैं, एक बार में दो दो मेन्यूज बने होते हैं एक ही लाइन में। ठीक है, और कई जगहों पे ये होता है कि नहीं, बस एक ही मेन्यू बना होता है। कई बार मेन्यू ऐसा होता है जो बीच में लिखा होता है, हेडिंग कोने में लिखी होती है और जो वैल्यूज है बीच में लिखी होती है। तो वो क्या है, वो लेआउट है, डिजाइन है। ठीक है, जो उस बुक के पब्लिशर ने या उनके डिजाइनर ने मिल करके डिसाइड किया कि हमको इसी तरीके से इसको रखना है। ठीक है, ओके तो सर। कोई भी चीज किसी बुक में या कहीं किसी कॉपी पे या किसी कोई डिजाइन या कुछ बना हुआ तो वो वैसे ही नहीं बना होता है, उसको किसी न किसी ने बनाया है और वो इंटेंशनली वैसा बनाया गया होता है, जानबूझ के वैसा बनाया गया होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, अभी तो ये हो गया। अभी इसमें और क्या हो सकता है कि जैसे कि मैं क्या करना स्पेसिंग चाह रहा हूँ। वाला देख लिया सर। हाँ, स्पेसिंग वाला भी देख लिया था हमने। हाँ, नहीं अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पहले इसको कंप्लीट करेंगे फिर हम स्पेसिंग करेंगे। तो अभी सपोज मैंने ये लिखा 10th, अब मैं 10th में ये जानना चाहता हूँ, मैं इसका एक जिसे कहा जाता है सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ, मतलब कि 1 के नीचे मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन आ जाए। तो मैं पहले क्या करूंगा, जहाँ पे 10 लिखा हुआ है 1 वाली लाइन में, वहां पे कर्सर ले जाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 2 आ जाएगा और बाकी सब नीचे नंबरिंग अपने आप शिफ्ट हो जाएंगी 3 4। ठीक है, ओके। लेकिन क्योंकि 2 तो मैंने 12 को बना रखा था, अब तो ये गड़बड़ा गया मेन्यू। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सब हेडिंग बनानी है, मतलब 10th के अंडर में हेडिंग बनानी है। देखा है ना, वन जैसे बुक में पॉइंट वन एक मेन यस सर, चैप्टर की वन हेडिंग होती है, पॉइंट उसके वन अंदर सब है। हाँ, 1.1। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे 10 के बाद रख करके आप एंटर की प्रेस करेंगे और सब कुछ नीचे आएगा, वैसे ही आपको क्या करना है, कीबोर्ड से टैब की दबानी है। कौन सी की दबानी है, टैब, TAB, जो कि राइट में तीसरी की होती है आपके कीबोर्ड में, थर्ड की होती है। ऊपर से लेफ्ट साइड में ऊपर से एस्केप के नीचे एक सिंबल होता है, उसके नीचे टैब की होती है, तो आप उसको प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे सब मेन्यू बन जाएगा अपने आप। ठीक है, अब मैंने लिख दिया मेरे सब्जेक्ट्स जो कि मेरे 10th में थे। तो मेरा सब्जेक्ट था मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर्स, सोशल स्टडीज। ठीक है, क्लियर? सपोज इतना ही है, तो आप इसी तरीके से सारे मेन्यूज में कर सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ पहले वाले में किया है, आप सेकंड वाले पे भी यहाँ कर्सर रख करके एंटर करेंगे, नीचे आ जाएगा, फिर आप टैप कर देंगे तो वो आ जाएगा उसका सब मेन्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको मेन्यू, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू और सब मेन्यू के अंदर भी इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे। अगर मैथ्स के नीचे भी सपोज आपका मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स सेकंड, इस तरीके से कोई सब्जेक्ट था, तो आप एक कॉर्नर में रखेंगे, एंटर करेंगे, फिर आएंगे उसके सब मेन्यू बना देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे आप लास्ट में। ठीक है, ऊपर वाले पे मैंने एंटर किया, बी आ गया, फिर मैंने टैब दबा दिया, देखिए उसका सब पार्ट आ गया। दिख रहा है? यस सर। तो यहाँ लिख दिया मैंने मैथ्स फर्स्ट और यहाँ कर दिया मैंने मैथ्स सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेन्यू के अंदर मेन्यू, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये इजी तरीका है। अगर आप ये चाहें तो ये ऊपर भी ऐसा ऑप्शन आता है यहाँ की तरफ। जब ये 1 वाला मैंने ओपन किया था, ये 1 2 3 4 वाला, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि एक तो ये 1 2 3 आता है, एक ये वाला आता है, एक इस तरीके से आता है जैसे कि हम लोग नॉर्मली कॉपी वगैरह पे लिखते हैं। एक रोमन नंबर फॉर्म में भी 1 2 3 हम लिख सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। एक ABCD के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, फिर एक ये स्मॉल ABCD के फॉर्म में, फिर ये ऐसा, फिर ये स्मॉल रोमन नंबर के फॉर्म में। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंगल वाले मेन्यूज। सब मेन्यूज वाले के लिए आप आएगा चेंज, चेंज लिस्ट लेवल। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो सब मेन्यू बन जाएगा, और आई पे कर देंगे तो ये मेन्यू का सब मेन्यू का मेन्यू बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया। तो ये भी एक तरीका यहाँ से भी करने का। ठीक है,
और अगर आप चाहें तो नंबरिंग वैल्यू की खुद एक लिस्ट बना सकते हैं जो आपके हिसाब से नंबरिंग हो। जैसे इसमें तो सब फिक्स वाले आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, ABCD। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 1 3 5 ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आप सेट नंबरिंग वैल्यूज करके अपना कर सकते हैं, या कोई अपना फॉर्मेट यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ओके। तो ये सारे ऑप्शंस आपको जो है, तो आप जब भी जितने जैसे जैसे कंपनी के लेवल पे आप काम करोगे या कहीं अच्छे ऑफिस में काम करोगे जहाँ वर्ड का ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और यूज करनी पड़ेंगी आपको डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप कोई बड़ी लिस्ट बना रहे हो जिसके अंदर काफी मेन्यूज या सब मेन्यूज है, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी जो मैंने टैब वाला बताया है। जो ऊपर वाले मेन्यू हाँ के सर। ऑप्शन से है उससे आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत टाइम लगेगा आपको करने में, ठीक है। लेकिन अगर आप ये टैब वाला मेथड यूज करेंगे तो बहुत आसानी से किसी के नीचे भी आपने रखा, एंटर कर दिया, फिर वो आ गया, फिर उसके सब मेन्यू बना दिया वहीं पे। ओके क्लियर, सर। यहाँ तक ये समझ में आया है? हाँ सर। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए मैं रोक रहा था। मैंने कहा कि नहीं, पहले आगे प्रोसीड करने से पहले हाँ। ये समझते हैं जो ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया है। अब हम जैसे कि पुराने वाले डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, एक दूसरे वाला इफेक्ट देखने के लिए जो स्पेसिंग की बात हो रही थी। स्पेसिंग समझ में आएगी थोड़ी इस तरह के डॉक्यूमेंट में। तो सपोज आपकी कोई बुक या कोई चीज लिख रहे हैं, या फिर आप सपोज आप थीसिस ही लिख रहे हैं अपनी, थीसिस में आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, सपोज आपको लग रहा है कि ये स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है, तो आप यहाँ से स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। ये वैसे बाय डिफॉल्ट 1.0 पे होता है, 1.15 कर सकते हैं। जैसे जैसे आप करते जाएंगे नीचे प्रीव्यू करके वो दिखाता जाएगा आपको स्पेसिंग बढ़ रही है, ठीक है, स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी। यस सर। अगर बाय डिफॉल्ट, और कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो इस तरीके से आ जाता है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में हमको यहाँ पे वापस जाना है और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करना है। और उसके अलावा हमें ये भी चेक करना है कि क्या यहाँ पे ज्यादा स्पेसिंग तो नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे ज्यादा लगी हुई है, 3.0 पे थ्री ठीक है। पॉइंट तो आप यस। इसको हमको कम करना है, हमको ले आना है अपने हिसाब से, सपोज 1.15। अब हमने इसको देखा, अब हमको समझा कि ये ठीक है, 1.15 ठीक है, ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है, जैसे प्रॉपर स्पेसिंग भी है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इस पे करके छोड़ दिया। इसी तरीके से सेम आप अगले वाले डॉक्यूमेंट पे भी देख सकते हो अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो ये इस तरीके से आप यहाँ से स्पेसिंग ऐड या रिमूव कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से लाइन स्पेसिंग के और भी ऑप्शन आते हैं, अगर उससे आप जाना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट के बजाय अलाइनमेंट वगैरह सब चेंज करना, ये सब करना। तो अभी इस पे नहीं आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अभी इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तो ये हो गया इसका। अब अगर हम बात करते हैं इसी में आगे की, तो एक चीज और आती है कि सपोज ये मैंने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, अपने एंड से म्यूट कर दो, तुम्हारे एंड से साउंड आ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे ये जो मैंने पहला पैराग्राफ लिखा है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ थोड़ा सा पैराग्राफ के फॉर्म में स्टार्ट हो, जैसे मतलब जब नया पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से स्पेस बना के स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस होता है, फिर 2 3 वर्ड का स्पेस छोड़ करके तब लिखा जाता है कोई पैराग्राफ, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि हम स्पेस बार दबा के इधर की तरफ करते हैं और बैक स्पेस दबा करके हम पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है। बैक स्पेस दबाएंगे आप तो पीछे जाएगा, और स्पेस बार दबाएंगे तो आप आगे की तरफ जाएंगे। ये काम करने का एक तरीका और भी है, जैसे कि अगर पुराना टाइप राइटर आपने देखा हो, जो पहले टाइम पे टाइप राइटर यूज करते थे, जिसमें वो कोर्ट वोट के बाहर देखा होगा कि कोर्ट के सामने वो यस सर। बैठ करके एफिडेविट वगैरह बनाते हैं, तो उस पर देखा होगा यस कि सर। उनके में एक स्टील की रॉड लगी होती है जिससे वो पेज को शिफ्ट करते हैं, बराबर करते हैं कि जहां पे वो की जाकर के हिट करेगी उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो कभी राइट की तरफ करते हैं, कभी लेफ्ट करते हैं, कि वो जैसा लिखना है उसके अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट करते हैं। तो ऐसा फीचर जो है, क्योंकि टाइपराइटर के बाद जब कीबोर्ड आ गया और एमएस वर्ड आया, तो एमएस वर्ड भी बनाते समय उन्होंने ये ध्यान दिया कि इससे पहले टाइपराइटर यूज होता था, तो टाइपराइटर की जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो सब कुछ इसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो टाइपिंग को रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए पैराग्राफ में ही ये जो हम लाइन का सेटलमेंट करते हैं, इसी के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन आता है, ये 2 साइड के एरो बने होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंडिसीज कहते हैं। तो इंडेंट, इंडेंट मतलब कि अगर आप चाहते हो जो एरो राइट साइड की तरफ बना हुआ है तो वो राइट साइड पे ले जाएगा, ये देखिए जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो राइट साइड पे टेक्स्ट को शिफ्ट करता जा रहा है, और अगर मैं लेफ्ट की तरफ क्लिक करूंगा तो लेफ्ट को क्लिक करेगा, ठीक है। अब फर्क क्या है, अब एक क्वेश्चन ये राइज होगा कि बहुत लोग कहेंगे कि सर ये तो हम जो है उससे स्पेस बार से भी कर ले रहे थे, इसकी क्या जरूरत है।
तो स्पेस बार जब भी करता है तो अगर आपको ध्यान होगा स्पेस बार सिंगल सिंगल स्पेसेस करता है, दिख रहा है कैसे कर रहा है स्पेस बार? सिंगल रो ठीक स्पेस। है, सिंगल करता है, वो अपने हिसाब से करेगा। जैसे अभी मैं जब एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये अवेलेबल इधर आ गया, ये जो है आपको पेजेस के फॉर्म में शिफ्ट करता है। जब भी करता है देखो पूरी पूरी लाइन को प्रॉपर शिफ्ट कर रहा है, दिख रहा यस है? सर। ऐसा नहीं कि ये वाला भाग गया बाकी रहेगा इधर ही। तो हमेशा याद रखिएगा इसी का यूज करना चाहिए, ना कि हाथ से। तो कभी टाइप राइटर वाले को तुमने देखा होगा कि वो कभी हाथ नहीं लगाता पेपर को, ठीक है? यस सर। वो मशीन के जो कंट्रोल बने हैं उन्हीं से करता है। मतलब वो जो लॉन्ग मैंने बताया जो रॉड बनी होती है उसमें स्टील की, वो इसीलिए दी ही होती है। जब उसको एक साइड पे वो प्रेस करते हैं तो वो फ्री हो जाता है, और नीचे एक मतलब आप जो भी कह सकते हैं उसे गिररी या मशीनरी बनी होती है जिसके ऊपर वो रॉड चल करके फिर वो अपने हिसाब से जहाँ पेपर एडजस्ट करना है वहां पे ले जाकर छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर पेज नहीं मूव करता है, वो पूरा पूरा रोलर उसको उस जगह पर जाकर के एडजस्ट कर देता है, ठीक है? उससे कोई गड़बड़ी नहीं होती है। और अगर आप हाथ से पेपर में मूव करेंगे तो हो सकता है कि क्योंकि वो मैग्नेटिक इंक होती है जिससे वो पेपर पे इंप्रेशन बना रहा होता है, मतलब निशान बना रहा होता है जो लिखता है, ठीक है? तो अगर आप अपने मैनुअली करेंगे तो हो सकता है वो इंक पूरे पे फैल जाए। तो हो सकता है वो नोटरी का पेपर हो जिसमें आपने 500-600 रुपये लगा रखा हो, या 1000 रुपये या 10,000 का हो, वो पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए मैनुअली शिफ्ट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली वर्ड में भी होता है, अगर आपने सपोज किसी ने आपको फॉर्मेटिंग लगा के दी है और आपने मैनुअली शुरू कर दिया इसमें स्पेस बार और इसका यूज करना, तो होगा क्या, धीरे धीरे वो पूरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसका फॉर्मेटिंग जो है वो गड़बड़ा जाएगा। उससे गड़बड़ क्या होगा, मैंने आपको जब प्रिंट कमांड दिखाया था तो मैंने दिखाया था कि अगर प्रिंटिंग में अगर गड़बड़ी हो, अगर पेजेस में सेटलमेंट सही नहीं होगा उसका, मार्जिन और सारी चीजें, तो जब आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट भी गड़बड़ निकलेगा, ठीक है? तो क्योंकि फाइनली आपको जो हार्ड कॉपी सबमिट करनी है वही मायने रखती है, ठीक है? तो हार्ड कॉपी तब सही होगी जब आपकी सॉफ्ट कॉपी सही होगी। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो एमएस वर्ड में आप लिख रहे हैं, हार्ड कॉपी का मतलब जो प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे इसका, ठीक है? ओके सर। तो हमेशा याद रखिए कि इंडेंट्स का ही यूज करें, ठीक है? ये जो इंडेंटेशन दिया हुआ है इसमें इन्हीं का यूज करें, मैनुअल स्पेस बार का यूज ना करें, ठीक है? अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तब आप स्पेस बार का यूज करें। लेकिन जब आप फॉर्मेटिंग करने लगे, मतलब इस पूरा लिखे हुए, जैसे ये पेज मैं लिख चुका हूँ, अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग सही करनी थी तो मुझे ये यूज करना चाहिए, यही दोनों, ठीक है? जिधर भी ओके शिफ्ट सर। करना हो उसके अकॉर्डिंग आप देख करके इनको ही यूज करें, ना कि कुछ और यूज करें, ठीक है? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब इसी में नीचे ब्लैंक वाले पे आ जाते हैं अगला वो देखने के लिए, ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे ही मैंने लिखा है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है? अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं और यहीं पर एक एरो बना होता है जिसमें लिखा होता है ए और नीचे जेड और नीचे की तरफ एरो बना होता है, ये सॉर्टिंग के लिए यूज किया था। सॉर्टिंग का मतलब होता है इसको अरेंज करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ठीक है? अगर सीधा देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए इसी को तो उल्टा हो जाएगा, जेड से चलेगा। तो ए से जेड अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट, और ये देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया मैंने ये आ गया बॉक्स, वो ये कह रहा है कि इस पूरे पैराग्राफ को करना है, तो आप मैंने कह दिया हाँ ठीक है। किसको करना है, टेक्स्ट को, मैंने इसको सेलेक्ट रहने दिया क्योंकि सही है। और मुझे क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैंने इसको भी रहने दिया, ठीक है? और फिर मैंने इसको ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा ये देखो दिख रहा है, यस सर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ई आता है, फिर एन आता है, फिर एस आता है, फिर डब्ल्यू आता है। अगर हम एबीसीडी पढ़ें तो उसमें ई पहले आएगा, तो हमने असेंडिंग किया है। अगर हम इसको वापस क्लिक करें और अगर हम डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है, फिर उसके बाद एस आता है, फिर एन आता है, फिर ई आता है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग अगर आप कोई चीज लिख चुके हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके सही कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये ऑप्शन आता है, ये यहाँ पे तो यूज नहीं हो सकता, ये बाय डिफॉल्ट जब कोई टेबल टाइप आपकी कोई चीज बना रहे हैं वहां पे बॉर्डर्स वगैरह का यूज होता है, ठीक है? तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट या कोई चीज लिख रखा है उसको मैं टेबल के फॉर्म में रखना चाहता हूँ मैं, जैसे ये है मैंने ले लिया रीजन ऑफ इंडिया, तो उसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो ये क्या करेगा, लाइन बनाएगा, जैसे लिखा हुआ टॉप बॉर्डर, तो ये क्या करेगा, टॉप पे बॉर्डर,
हैं कि पूरा बॉक्स आ जाए, तो ये आ जाएगा इसके बॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑल बॉर्डर्स हैं, ये टेबल के लिए होता है। जैसे कि आपने कोई टेबुलर फॉर्म में डेटा लिख दिया है, टेबल अभी आगे आएगा जब हम इंसर्ट चालू करेंगे करना, तो ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन यहाँ से आता है, ऑल बॉर्डर्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आउटसाइड बॉर्डर्स। आउटसाइड बॉर्डर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो क्या करेगा, आउटसाइड बॉर्डर्स पे आ जाएगा और आउटसाइड बॉर्डर पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर आता है इनसाइड बॉर्डर्स। तो आउटसाइड बाहर की तरफ से अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं, इनसाइड की तरफ से बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं आप। फिर आता है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, वर्टिकल। ठीक है, फिर आता है ड्रॉ करने के लिए टेबल। तो यहीं पर ऑप्शन आता है, जब अगर टेबल नहीं बनी हुई है तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ टेबल एक बार यहाँ से करके देख लेते हैं, वैसे हम बाद में फिर दोबारा करेंगे जब हम इंसर्ट पे आएंगे तो प्रॉपर तरीके से। तो हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी जो मेरा कर्सर था वो पेन के फॉर्म में बदल गया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अपने हाथ से एक टेबल बनानी है। मैं क्या करूंगा, यहीं पर बना लेता हूँ एक टेबल। मैंने यहाँ से एक बॉक्स ड्रॉप कर दिया पहले, दिख रहा है बॉक्स आ गया। अब मुझे यस सर। एक लाइन स्ट्रेट खींचनी है। तो जैसे ही आप इधर से इधर लाइन जोड़ेंगे, लाइन तिरछी नहीं होती, इसमें सीधी हो जाती है। ठीक है, तो मुझे 9 बॉक्सेस बनाने हैं, मतलब कहा जाए तो 3 रो 3 कॉलम। ये देखिए मैंने बना के तैयार कर दिया। ठीक है, मेरी टेबल बन गई। अब मैं जहाँ चाहूँ वहां पे लिख सकता हूँ। तो जैसे ही आप ये ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ये देखिए मेन्यू पूरा चेंज हो जा रहा है, ऊपर दिख रहा है मेन्यू चेंज हो गया पूरा। अभी हम होम पे थे, अभी देखिए आपको टेबल से जुड़ी हुई चीजें आ गई सारी, दिख रही है, ये मेन्यू दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये टेबल टूल अभी हम नहीं करेंगे, टेबल टूल हम आने वाली नेक्स्ट वाली क्लासेस में करेंगे जब हम इंसर्ट पे आएंगे, क्योंकि टेबल पूरा पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। ठीक है, इसमें नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमको टेबल बनानी थी सिर्फ, फिर हम वापस होम पे आ जाते हैं। हमारी टेबल बन के तैयार हो गई, क्लियर। तो हमें बस टेबल की रिक्वायरमेंट थी, और वापस मुझे इस पेन को हटा करके कर्सर लेना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन आता है बिल्कुल राइट साइड में एडिटिंग वाले कॉलम में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया और ये मेरा जो है एरो बन गया। ठीक है, तो ये देखिए अभी सेलेक्ट वाला बॉक्स आने लगेगा जब करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको वापस आ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें एक एक ऑप्शन और रह गया है पैराग्राफ में, जो कि ये सिंबल है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये पैराग्राफ को शो करता है सारे पॉइंट्स पे एक उल्टा पी, पी का उल्टा मतलब मिरर इमेज वहां पे शो कराएगा। जब आप क्लिक कर देंगे तो हर चीज जहां जहां आपने लाइन चेंज किया है वहां सब कुछ ये बन करके आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है ये लगाते ही कि सर ये क्या हो गया, ये तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया है। ठीक है, और इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये जो लगा दिया है हर जगह दिख रहा है। तो ये काम कहाँ आता है, ये तब काम आता है जब आपको आप किसी दो, जैसे ये मैंने रीजन ऑफ इंडिया लिखा है, फिर योर क्वालिफिकेशन लिखा है, इसकी फॉर्मेटिंग में कर रहा हूँ, और मैं जब बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे स्पेस है कि नहीं, ये हट क्यों नहीं रहा है यहाँ से स्पेस। तो पैराग्राफ जब ये आप पी को प्रेस कर देंगे तो वो हर जितनी बार आपने एंटर की दबा के लाइन चेंज किया है वो सारे पॉइंट्स दिखाता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस किस लाइन के बाद मैंने क्या क्या स्पेस दिया हुआ है, और अगर आपको लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि ये वाला एक स्पेस, योर क्वालिफिकेशन पहले ये वाला गड़बड़ है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, एक ही स्पेस चाहिए था। मैंने ये किया और यहाँ पे क्लिक किया और बैक स्पेस करके हटा दिया। अब देखो सिर्फ एक ही उल्टा पी रह गया, पहले दो था। ठीक है, यस अब मेरा सर। ये काम हो गया, यहाँ पर ये स्पेस एक्स्ट्रा था, इसको भी हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये सब चीजें करने के बाद मुझे लगा कि नहीं अब ठीक है, तो अब मैं वापस इसको प्रेस कर दूंगा और ये सब हट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं अपनी मतलब मेरी फॉर्मेटिंग, सपोज मैंने मान लिया कि अब मेरी फॉर्मेटिंग कंप्लीट होगी, तो अब मैं आगे प्रिंटिंग के लिए जाऊंगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल स्पेस आपकी पूरी फॉर्मेटिंग को खराब कर रहा होता है, लेकिन वो आपको स्पेस मिल नहीं रहा होता कि कहाँ पे है। ठीक है, और अगर आप जानबूझ के मतलब अंदाजे पे करेंगे कि चलो यहाँ पे स्पेस ज्यादा लग रहा है, बैक स्पेस दबा देते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि कहीं आपने एक सिंगल स्पेस दबाया और पूरी पेज की फॉर्मेटिंग खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट जहाँ पे था, कोई इमेज लगी हुई थी, सब आगे पीछे ऊपर नीचे हो गए आपके एक स्पेस बार दबाने से। तो उससे बेटर ये होता है कि आप इस वाले ऑप्शन को प्रेस करके तब फॉर्मेटिंग करिए, ताकि आप सही जगह से सही स्पेस हटा सकें। ठीक है, और आपका टाइम को ये सेव कर लेगा, नहीं तो ऐसे आपको बहुत टाइम लग जाएगा पूरे पेज पे डॉक्यूमेंट्स पे ढूंढने के लिए।
इस तरह से क्या हो जाता है कि आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे स्पेसिंग थी, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं थी, उसको आपने किया और वो काम कर जाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके बाद होम वाले टैब पे एक ये रह जाता है, जो कि हम अगर दूसरे वाले डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं जिसको समझने के लिए, तो ये थोड़ी स्टाइलिंग है कि अगर आप, ये बाय डिफॉल्ट हम लोग नॉर्मल, मतलब नॉर्मल में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होती एक तरीके से, जो पेज का लेआउट है, जो पेज पे हम चीजें लिख रहे हैं, हेडिंग और ये ऊपर में जो ABCD लिखा होता है, नीचे जो नॉर्मल लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है ABCD मतलब ये हेडिंग हो गई इस तरीके की, और नॉर्मल मतलब ये जो आप टेक्स्ट नीचे लिखते हैं उसके हेडिंग के नीचे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि ऐसा चाहिए तो आप ये रख सकते हैं, ये दोनों लगभग सेम है। इस पे रखेंगे आप, थोड़ी सी स्टाइलिंग देखिए चेंज हो गई, देख रहा है ये ब्लू वाला जो फॉन्ट स्टाइल था वो इस पे आ गया। फिर आपने इस पे किया तो देखो ये जो ऊपर वाला स्टाइल है वो आ गया। तो बाय डिफॉल्ट ये कैलिब्री लाइट कहलाता है। इसी तरीके से आप यहाँ चले गए, ये दूसरी तरीके के, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ये दिख रहा है थोड़ा सा ये इटैलिक्स के फॉर्म में आ गया लिखा हुआ, फिर ये टाइटल के फॉर्म में आ गया थोड़ा इस तरीके। तो आप यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो कि किस स्टाइल में अपने टेक्स्ट को आप रखना चाहते हो। यहाँ पे कुछ डिफाइंड स्टाइल्स हैं। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ भी होता है, यहाँ पे भी था बाहर और यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल या फ्री स्टाइल आप बना सकते हो आप चाहो तो जब कंपनी लेवल पे काम होता है तो वो लोग अपने खुद के स्टाइल बना के काम करते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे किसी भी आप अच्छे वेबसाइट को देख लोगे ना, जैसे सपोज किसी ICICI बैंक या HDFC बैंक की वेबसाइट या किसी बैंकिंग साइट पे जाके आप देखिए, हर पेज पे जो फॉन्ट स्टाइल और जो लुक है वो बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। ठीक है, तो जैसे ICICI बैंक पे आप जाएंगे तो ऑरेंज और व्हाइट का उनका थीम होता है। आप SBI की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो ब्लू और व्हाइट का थीम होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको, अब वो थीम का मतलब क्या है, वो यही चीज है, स्टाइल सेट कर दी गई है, उसी स्टाइल पे ही सारे पेजेस में टेक्स्ट लिखे जाते हैं। ये नहीं कि हमने एक नया पेज बना दिया SBI में कल को लोन का, तो वो उसकी फॉन्ट स्टाइल बिल्कुल अलग रख दी और बाकी पेजों की फॉन्ट स्टाइल अलग है, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा इसलिए नहीं किया जाता ताकि वो ऐसा ना लगे कि बिल्कुल अलग से कोई चीज ला के रख दी गई है, वो ऐसा ही लगना चाहिए कि वो उसी वेबसाइट का एक हिस्सा है। ठीक है, या आप ओके सर। प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ और ही बना दिया, फिर वो कॉलेज वाले कह रहे हैं, आपसे पूछने लगे कि आपका टीचर पूछने लगा कि ये पेज का कहीं अलग से लेकर एग लगाया हो, तो आपने कहा कि नहीं सर ये इसी का है, तो वो कहेगा फिर ये बिल्कुल अलग, बिल्कुल फॉन्ट स्टाइल ले लिया तुमने। तो वो आपको प्रोजेक्ट में क्या होता है, वो रिजेक्ट कर देते हैं और बार बार आपका उसको चेंज कराते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर।